नमस्कार। हिंदी के लगभग 150 क्वेश्चनों के साथ मैं आपके सामने फिर से। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है चांद पर थूकना। चांद पर थूकना मुहावरे का क्या आशय है? निरर्थक काम करना, असंभव काम करना, सम्माननीय का अनादर करना, सुंदरता का अनादर करना। इसका उचित विकल्प क्या होगा? मेरे साथ क्वेश्चन को कीजिए। इसका सही आंसर होगा सम्माननीय का अनादर करना। देखिए, चांद पर थूकना, चांद पर आप थूकेंगे, जो थूक है वो आपके ऊपर आएगी वापस। तो इसका क्या मतलब निकला कि अगर किसी सम्मानित व्यक्ति का आप अनादर करेंगे तो अनादर करने वाले व्यक्ति का अपयश होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यास का विलोम शब्द है समास, संक्षेप, लघु, संक्षेपण। व्यास का पर्याय है प्रसारित करना, व्यास, और समास का पर्याय है संक्षेपित करना। तो व्यास का विलोम शब्द होगा समास। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अश्लील का विलोम शब्द है कुश्लील, विश्लील, दुश्लील, श्लील। अश्लील का विलोम शब्द होगा श्लील, श्लील का विलोम होगा अश्लील। ठीक, आगे बढ़ते हैं। श्री गणेश का विलोम शब्द है, श्री गणेश मतलब किसी कार्य की शुरुआत करना, किसी कार्य का शुभ शुरुआत करना। श्री गणेश, उसका विलोम शब्द होगा अंत, आरंभ। आरंभ तो बिल्कुल नहीं होगा। अथ, अंत, इतिश्री। तो श्री गणेश का विलोम शब्द होगा इतिश्री, यानी शुभ समापन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? शेरनी, मोरनी, चटनी, नौकरानी। देखिए, शेर का स्त्रीलिंग शेरनी होता है, मोर का स्त्रीलिंग मोरनी होता है, चटनी चाट धातु से बनी होती है, और नौकरानी नौकर रस आनी, नौकरानी, नौकरानी में आनी प्रत्यय लगा है, तो निम्नलिखित किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? नौकरानी। आगे बढ़ते हैं। वह पढ़ता तो अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाता। यह वाक्य किस काल से संबंधित है? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल। देखिए, जहां पर इस प्रकार से होता, वह जाता तो, वह आता तो, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, इस प्रकार के जो वाक्य हैं, यदि वर्तमान में है, यदि वर्तमान में है, वो भूतकाल में है, वो हेतु हेतुमत भूतकाल कहलाएंगे। वह पढ़ता तो अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाता, हेतु हेतुमत भूतकाल। सामान्य भूतकाल के वाक्य कौन से हैं? ये मैंने एक उदाहरण दे दिया है समझने के लिए आपको। वह कल घर आया था, ये सामान्य भूतकाल वाक्य। ठीक है। आसन्न भूतकाल, आसन्न का मतलब जो अभी अभी घटित हुआ, आसन्न, समीप, बिल्कुल अभी भी घटित हुआ हो। आसन्न भूतकाल मतलब निकट भूत में घटित हुआ हो। मैंने सेब खा लिया है, यह कहीं कहीं पर भी चुका है का भी प्रयोग होता है। मैंने सेब खा लिया है, अभी भी मैंने सेब खा लिया है, सेब खा चुका हूं, यानी ये भूतकाल में कार्य हो चुका है और अभी निकट भूत में हुआ है, इसलिए मैंने सेब खा लिया आसन्न भूतकाल होता है। पूर्ण भूतकाल होता है जब कार्य भूतकाल में कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। चुका था, वह पढ़ चुका था, वह खेल चुका था, उसने कर लिया था, कार्य पूर्ण हो चुका है भूतकाल में, तो वह पूर्ण भूतकाल कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कविता तब जा रही थी, यह वाक्य किस काल से संबंधित है? आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल। देखिए, कविता तब जा रही थी, तब जा रही थी कविता, भूतकाल में कविता जा रही थी। हमको अभी नहीं पता कविता अभी भी जा रही है कि नहीं जा रही है, यानी ये कार्य भूतकाल में शुरू हो चुका है, शुरू हो चुका था, अभी समाप्त नहीं है। कविता तब जा रही थी, इसका यह स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कविता अभी भी जा रही है या नहीं जा रही है, ठीक है। तो कविता तब जा रही थी, यह अपूर्ण भूतकाल होगा। आसन्न भूतकाल के बारे में बताया हमने। संदिग्ध भूतकाल, कविता सो गई होगी, कविता ने खाना खाया, किसी कमरे में चली गई, सो गई, तो कविता सो गई होगी। अब आपको नहीं पता कविता कमरे में सो रही है कि जग रही है, आपको नहीं पता, तो इस बात में संदेह है। आपने केवल एक अजम्पशन किया है कविता सो गई होगी, ठीक है। तो कविता सो गई होगी एक संदिग्ध भूतकाल, इस बात में संदेह है, हां या नहीं है, आपको स्पष्ट नहीं पता, ठीक है। हेतु हेतुमत भूतकाल के बारे में आपको बताया आगे, इसके पहले बता दिया था। आगे, कविता दिल्ली चली गई होगी, ये तो आप बोल रहे हैं, आपने कंफर्म नहीं किया वो दिल्ली गई है कि नहीं गई है, ठीक है। तो कविता दिल्ली चली गई होगी, इस तरह के वाक्य जहां मिले, गई होगी, गई होगी, गई होगी, संदिग्ध भूतकाल लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि खूब वर्षा होगी तो खेती अच्छी खासी होगी। भविष्य के बारे में बात कर रहा है, भविष्य के बारे में। यदि खूब वर्षा होगी तो खेती अच्छी खासी होगी। जब आपको बताया यदि और तो के मेल वाले वाक्य हेतु हेतुमत कहलाते हैं। भूत में हो तो हेतु हेतुमत भूतकाल, और भविष्य के लिए हो तो हेतु हेतुमत भविष्यत काल। तो यदि खूब वर्षा होगी तो खेती अच्छी खासी होगी, हेतु हेतुमत भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल, संभावना है कि कल बारिश होगी, ठीक है। सामान्य भविष्यत काल क्या है? श्याम निबंध लिखेगा। भविष्य के बारे में बात कर रही है, सामान्य भविष्यत काल है। आगे चलते हैं। वर्षा हो रही होगी, वर्षा हो रही होगी। आपको नहीं पता या आपको संदेह है, हाँ या नहीं में उत्तर है। आपको नहीं पता कि वर्षा हो ही रही है या नहीं हो रही है, आपने एक एजम्पशन दिया कि वर्षा हो रही होगी, इस बात में आपको संदेह है, तो यह संदिग्ध वर्तमान काल होगा। संभाव्य वर्तमान काल क्या होंगे? शायद बच्चे ने दूध पी लिया हो, इस संभावना बताई जा रही है। तात्कालिक वर्तमान काल, वर्षा हो रही यानी अभी हो रही है, वर्षा चालू है तत्काल में। पूर्ण वर्तमान काल, वर्षा हो चुकी है। इसी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, संदेह संभावना शंका आशंका और भ्रम। शंका वर्तमान में होती है और नकारात्मक चीजों के लिए होती है कि मुझे शंका है कि उसने मेरे चाय में जहर मिला दिया है। आपको शंका हो रही है वर्तमान में, उसने मेरी चाय में जहर मिला दिया है, शंका है। और आशंका भविष्य में होता है, मुझे आशंका है कि मोहन और सोहन में कल झगड़ा होगा, मुझे आशंका है इस बात का, ठीक है। यह आशंका हो गया। संभावना,
ये हमेशा सकारात्मक होता है। संभावना है कि कल बरसात होगी, संभावना है कि वह परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होगा। ये सकारात्मक वाक्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। संदेह और भ्रम, संदेह का अर्थ होता है आप किसी चीज के बारे में तय नहीं कर पा रहे हैं कि ये चीज वही है या कुछ और है। जैसे समझ लीजिए कि किसी ने रस्सी को सांप समझ लिया है, रस्सी को सांप समझ लिया है, तो वह संदेह है। भ्रम में भी रस्सी को सांप समझ लिया है, लेकिन भ्रम की स्थिति में अंत तक रस्सी को सांप ही समझा जाता है, और संदेह में बाद में संदेह का खुलासा हो जाता है, यानी यह बता दिया जाता है कि वो जो रस्सी है वो सांप नहीं बल्कि रस्सी है। ठीक है, ये संदेह है। आगे बढ़ते हैं। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ये जो रेखा मैंने खींची शब्द के नीचे, इसे कहते हैं अधोरेखा। अध रेखा, अध मतलब नीचे और रेखा नीचे की रेखा। शिरोरेखा, ये जो आपने यहां पर व्यंजन लिखा है इसे उपवाक्य है, इसके ऊपर जो रेखा खींची जा रही है उसे शिरोरेखा कहते हैं। निर्देशक चिन्ह इसे कहते हैं, और विवरण चिन्ह इसे कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्प विराम का चिन्ह है। देखिए, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है, यह अर्ध विराम का चिन्ह है, यह अल्प विराम का चिन्ह है, और यह उप विराम का चिन्ह है। ठीक है, तो अल्प विराम का चिन्ह है ग। त्रुटि विराम का चिन्ह है, उसे त्रुटि पूरक चिन्ह भी कहते हैं, और दूसरे शब्दों में उसे हंस पद भी कहा जाता है। हंस पद या त्रुटि विराम या त्रुटि पूरक चिन्ह। ठीक है, या त्रुटि बोधक चिन्ह भी कहा जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? हालांकि स्वरों के विषय में मेरा एक लेक्चर पड़ा हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं, फिर भी यहां पर थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूं। कंठ तालव्य स्वर कौन से होते हैं? ए और आई। आगे बढ़ते हैं। उष् व्यंजन कौन सा है? उष् व्यंजन होते हैं श, श, स, ह। और अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? श, त्र, ज्ञ और श्र। क वर्ग, ख, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, रांगेय राघव, इंशाअल्लाह खान। इंशाअल्लाह। ठीक है, नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है। पहली बात तो ये अयादि संधि है, अयादि संधि, और इसका संधि विच्छेद होगा ने धन अन। इसको अगर हम बांटें ए अन न आय नयन। ठीक, इसका होगा ने अन।
तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा? तल्लीन एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसका संधि विच्छेद होगा तत् लीन, तल्लीन गा ऑप्शन होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। पुरस्कार में कौन सी संधि है? तो पुरस्कार में पहले संधि विच्छेद करें अगर, तो ये होगा पुरः धनकार, और यह विसर्ग संधि है। ठीक है, संस्कृत में पुरा होता है, और अगर पूछा जाए हिंदी में तो पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। अनधिकृत का संधि विच्छेद होगा अनअधिकृत, अनअधिकृत, अन्य अधिकृत, अनधिकृत। तो ये तो बिल्कुल गलत होगा, अन्य अधिकृत बिल्कुल गलत होंगे। अगर अनधिकृत को हम संधि करते हैं तो अनअधिकृत ये बन जाएगा अनाधिकृत, जो कि अपने आप में गलत शब्द है, अनधिकृत होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परोपकार का संधि विच्छेद होगा पर उपकार, परोपकार। ठीक है, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? मनोविज्ञान का संधि विच्छेद होगा मन विज्ञान, और यह विसर्ग संधि होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पावन का संधि विच्छेद होगा। पावन भी एक अयादि संधि है। अयादि संधि एक स्वर संधि का उदाहरण है। पौ, अन, प मूल धातु, औ, अन, प, आव, न, पा, वन। अच्छा, अगर पवन का बनाना हो तो पो धन अन, प, पो, अन और आ मिलकर अव, पवन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जगन्नाथ में संधि है। जगन्नाथ का संधि विच्छेद होता है जगन्नाथ, जगन्नाथ। यह एक व्यंजन संधि है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ओ का उच्चारण स्थल है। कंठोष्ठ उच्चारण स्थल से जिन स्वरों का उच्चारण होता है वो है ओ, अ। आगे बढ़ते हैं। अरे आज तो बादल छाए हैं, वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह है। अगर एक अधोरेखा खींचता है अरे के नीचे, अब बोलता है रेखांकित शब्द में प्रयुक्त चिन्ह है, तब आप विस्मयादिबोधक प्रयोग करेंगे, विकल्प को चुनेंगे। और अगर पूछता है आज तो बादल छाए हैं, जिसके नीचे अगर अंडरलाइन करता है, तब आप कहेंगे पूर्ण विराम, यहां पर पूर्ण विराम लगा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुरूप का विलोम है प्रतिरूप, विरूप, व्यतिरूप, अपरूप। अनुरूप का विलोम होता है प्रतिरूप। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जंगम का विलोम शब्द है
स्थावर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उपयोग का विलोम शब्द है अनुपयोग, निरुपयोग, सदुपयोग, समुपयोग। देखिए, उपयोग का जो उचित विलोम शब्द है वो है निरुपयोग या दुरुपयोग। इन दोनों में से कोई भी दे दे तो वह उपयोग का विलोम शब्द होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? अगर कोई आपके नाक के बाल में हाथ लगाता है तो आपको क्रोध आता है। क्रोध इसलिए आता है क्योंकि वो अत्यधिक प्रिय होता है। तो जो नाक का बाल होना है, इस मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक प्रिय हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पानी पीकर जात पूछना। पहले पानी पी लिया, हाँ जी बताओ तुम्हारी जात क्या है। यानी पहले अपना काम कर लेना, अपना काम निकाल लेना। ठीक है, काम निकालने के बाद सोचना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। थाली का बैगन होना। बैगन जो गोल होता है थाली में डोलता रहता है इधर उधर, स्थिर नहीं होता, इसे कहा जाता है अस्थिर चित्त वाला व्यक्ति, जिसका चित्त स्थिर ना हो या सिद्धांतहीन व्यक्ति। ठीक, आगे बढ़ते हैं। छक्के छुड़ाना, क्या पीटना, घायल करना, परेशान करना, हराना। छक्के छुड़ाने का अर्थ है हराना या बुरी तरह से परास्त करना या हराना, बुरी तरीके से हराना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तेली का बैल होना। तेली किसे कहते हैं? जो तेल निकालते हैं। तेल निकालने का प्रोसेस जानते हैं आप? जो बैल है घूमता है और उसका तेल निकाला जाता है और बैल घंटों घूमता रहता है, घंटों घूमता रहता है, घंटों घूमता रहता है। ठीक है, तो तेली का बैल होने का अर्थ है बुरी तरह काम में लगे रहना। ना सुनो जी। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? हिंदी नवजीवन एक समाचार पत्रिका थी। इसके संपादक गांधी जी थे। इसके अलावा गांधी जी ने हरिजन सेवक नामक समाचार पत्रिका भी निकाला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूची 1 में दिए गए संज्ञा को सूची 2 में दिए गए संज्ञा के भेद से सुमेलित कीजिए तथा विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। मानसरोवर, झील, सेना, पानी, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जो मानसरोवर है, मानसरोवर ग्लेशियर, ये नाम रखा गया है ना उसका, तो जब किसी चीज का नाम रखा जाता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जबकि जो झील है, झील तो झील होती है, झील का जब नाम रखा जाएगा तब वो व्यक्तिवाचक होगा। तो झील एक जातिवाचक संज्ञा है। सेना सैनिकों के झुंड को कहते हैं, सैनिकों के ग्रुप को कहते हैं, सैनिकों के समूह को कहते हैं। तो सेना एक समूहवाचक संज्ञा है। और पानी पदार्थ है, यह एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। हालांकि
जो समूहवाचक संज्ञा है और द्रव्यवाचक संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? क का 2, 2 2 यहां पर है, ख का 1, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भारत, लड़का, सोना, मित्रता। भारत, लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है, सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है, भारत नाम है और मित्रता एक भाववाचक संज्ञा है। इसके अलावा यात्रा एक महत्वपूर्ण शब्द है, यात्रा भी भाववाचक संज्ञा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गाय कौन सी संज्ञा है? अगर गाय का नाम हो लाली तब तो वह व्यक्तिवाचक हुई, लेकिन गाय का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है तो यह एक जाति को सूचित करेगा, तो गाय एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोई आ रहा है वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई आ रहा है, कौन आ रहा है पता नहीं, कोई आ रहा है, क्या यह निश्चयवाचक होगा? नहीं, कोई आ रहा है अनिश्चयवाचक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सर्वनाम का भेद नहीं है। सर्वनाम कितने भेद होते हैं? 6। कौन कौन से? प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। 1 2 3 4 5 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यह काम मैं आप कर लूंगा। यह काम मैं आप कर लूंगा मतलब यह काम मैं खुद ही कर लूंगा, यह काम मैं स्वयं कर लूंगा, यानी ये खुद के बारे में बता रहा है। खुद के लिए जो सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है आप, तो यह किस प्रकार का पंक्ति में आप जो है इस प्रकार का सर्वनाम होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राम सो रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, विकर्मक। देखिए, क्रिया के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, एक सकर्मक, एक अकर्मक। यदि क्रिया से पहले किसको या क्या लगा दिया जाए और वाक्य सार्थक होता है तो वह सकर्मक वाक्य होता है। कैसे? राम सो रहा है, राम क्या सो रहा है? राम किसको सो रहा है? कोई वाक्य बना? नहीं, तो यह अकर्मक होगा। लेकिन अगर हम वाक्य ये करते हैं, जैसे राम पढ़ रहा है, राम क्या पढ़ रहा है? अब मतलब निकला। राम किसको पढ़ रहा है? ये भी मतलब निकला। तो यह एक सकर्मक वाक्य होगा। विकर्मक वाक्य होते हैं द्विकर्मक, जिसमें क्या या किसको दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। जैसे राम ने राहुल को पानी पिलाया। राम ने किसको क्या पिलाया? ठीक है, किसको और क्या का भी हमें उत्तर मिल गया, तो यह एक विकर्मक वाक्य होगा। प्रेरणार्थक,
जैसे क्रिया है मंगाना, मंगवाना, पढ़वाना, लिखवाना, ठीक है। इस तरह के जहां पर रूप प्रयोग किए जाते हैं वहां पर प्रेरणार्थक होता है, ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? विशेष्य विशेषण की पहचान बहुत ही आसान है। यदि कोई शब्द दिया हो, शब्द दिया है, उसके आगे कोई संज्ञा लगा दें और अर्थ निकले, तो जो संज्ञा होगा वह विशेष्य होगा और जो उसकी विशेषता बताएगा वह विशेषण होगा। उदाहरण से समझते हैं। कर्मठ, कर्मठ एक शब्द है, संज्ञा लगाते हैं। कर्मठ व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कर्मठ, तो यह एक विशेषण होगा। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है, व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है, तो व्यक्ति होगा विशेष्य। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? आइए देखते हैं। आसीन, गद्दी पर आसीन, मधुर वाणी वाला व्यक्ति, कर्मठ व्यक्ति। अग्नि के आगे कोई आप संज्ञा लगाइए। अग्नि के आगे अगर आप कोई संज्ञा लगाएंगे, जैसे अग्नि के आगे आप कोई संज्ञा लगाइए, तो शब्द नहीं बनेगा। कैसे? अग्नि, अग्नि व्यक्ति, कुछ शब्द का अर्थ नहीं बन रहा है, तो अग्नि क्या होगा? या खुद में एक विशेष्य होगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अग्नि के आगे भयंकर अग्नि। अग्नि की विशेषता बता रहा भयंकर, भयंकर अग्नि, अग्नि लगी, भयंकर अग्नि लगी। इस तरह से ये एक विशेष होगा अग्नि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल से उसको थोड़ा समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? महिमा, मधुरिमा, कालिमा। काले बादलों की कालिमा छाई है, बादलों की विशेषता काले बादल, कालिमा। महिमाशाली व्यक्ति, इनकी बहुत सारी महिमा है, तो यह एक विशेषण है, विशेषता बता रहा है। मधुरिमा, यह भी एक विशेषण है। उमा एक नाम है, तो यह एक विशेष्य होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। तो नीली साड़ी, साड़ी, नीली साड़ी का गुण बता रहा है कि साड़ी नीला है, तो यह होगा गुणवाचक विशेषण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में भाववाच्य है। देखिए वाच्य कितने तरीके के होते हैं? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जैसे आप एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं तो इसको कहेंगे एक्टिव, इसे कहेंगे पैसिव, ठीक है। रमेश पुस्तक पढ़ता है, कृतवाच्य है। रमेश पत्र लिखता है, कृतवाच्य है। रमेश द्वारा पत्र लिखा जाता है, पैसिव वॉइस, ये कर्मवाच्य है। अच्छा, भाववाच्य को कैसे पहचानेंगे? देखिए भाववाच्य को पहचानने का सबसे सरल तरीका है कि भाववाच्य के जो वाक्य होते हैं अक्सर वो नकारात्मक होते हैं, नहीं का प्रयोग किया जाता है। और जब आप उसको पढ़ते हैं तो कि इमोशन की फीलिंग आती है, जैसे रमेश से बैठा नहीं जाता, मुझसे खेला नहीं जाता,
मुझसे चला नहीं जाता, ठीक है, भाव उत्पन्न हो रहा है, तो यह है भाववाची। इस प्रकार के वाक्य आएंगे तो आप तुरंत भाववाची पे निशान लगा दीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पुस्तकालय में कौन सा समास है? पुस्तकालय, पुस्तक और आलय दो पदों से मिलकर बना है। आलय मतलब घर, पुस्तक, पुस्तक का घर या पुस्तक का घर, और का जो है एक कारक है, तो यहां पर तत्पुरुष समास हो जाता है। ठीक है, समास का भी एक वीडियो है जो कि मैंने अपलोड किया है, उसको आप देखिएगा एक बार। निम्न में से कौन सा देशज नहीं है? फटाफट, तेंदुआ, कटोरा, साइकिल। अच्छा, ये जो साइकिल शब्द है ना, ये एक्चुअल में बाइसिकल से बना है। अंग्रेजी के शब्द बाइसिकल या साइकिल से साइकिल बना है। ये हिंदी का शब्द है ही नहीं, यह अंग्रेजी शब्द से लिया गया है। ठीक है, तो देशज नहीं है। ठीक है, बाकी फटाफट, तेंदुआ, कटोरा ये देशज शब्द हैं। ठीक है, देशज शब्द कौन होते हैं? जिनकी उत्पत्ति का हमें पता नहीं होता कि उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, लेकिन आमतौर पर प्रयोग में लाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं आज के रोजमर्रा की जिंदगी में, जिनको हम बोलते हैं, जैसे फटाफट काम करो, कहां से आया पता नहीं, लेकिन बोलते हैं, तो ये देशज शब्द है। ठीक है, काजू शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से है? काजू, काजू शब्द की व्युत्पत्ति पुर्तगाली भाषा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहते हैं तत्सम, जो संस्कृत निष्ठ हिंदी होती है तत्सम, तद्भव, बाद में जो रूपांतरित हो जाते हैं तत्सम से, विदेशी, विदेशज, विदेशज मतलब ज मतलब जन्मा, जो विदेशी शब्दों से जन्मे हैं, और जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता वो देशज होते हैं। इनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता ये कहां से उत्पत्ति हुए हैं, लेकिन ये आमतौर पर रोजमर्रा की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तुर्की भाषा का शब्द कौन सा है? इस क्वेश्चन को कीजिए, निम्नलिखित में से तुर्की भाषा का शब्द कौन सा है? ठीक, मैं बता रहा हूं आगे। कानून अरबी भाषा का शब्द है, कानून। चिराग, ग के नीचे नुक्ता लगेगा, ये फारसी भाषा का शब्द है, फारसी। पठान अफगान और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पश्तो भाषा बोली जाती है उस क्षेत्र में, तो पश्तो भाषा का शब्द है पठान, पश्तो। कैंची, अक्सर जो तुर्की शब्द होते हैं वो क से शुरू होते हैं अक्सर। ठीक है, तो कैंची जो शब्द है वो तुर्की भाषा से लिया गया है। ठीक है, आगे। एक सेकंड, उसको रोकिए। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द हैं। देखिए, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण, ये क्या होते हैं इसको आसानी से आप समझिए। ऐसे शब्द जिनके टुकड़े तो किए जा सकते हैं लेकिन सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। सार्थक टुकड़े का मतलब कि टुकड़े करने के बाद अलग अलग जिनका अर्थ हो, जैसे रोटी। अब रो टी अलग अलग कोई मतलब नहीं है इसका, रो टी इसका अलग अलग कोई मतलब नहीं है, अर्थात इसके सार्थक टुकड़े रोटी के नहीं किए जा सकते, तो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक
दो सार्थक शब्दों से मिलकर बनता है और दोनों सार्थक शब्दों के अर्थ देता है। जैसे ऑप्शन में दिया है नव युवक, किन दो सार्थक शब्दों से, सार्थक मतलब अर्थ जिनके अर्थ हों, नव प्लस युवक, नव का मतलब नया और युवक, ठीक है। तो दो सार्थक शब्दों के योग से यौगिक शब्द बनते हैं और योग ऋण इसमें भी दो सार्थक शब्द मिलते हैं लेकिन मिलकर किसी तीसरे का या कोई अन्य अर्थ देते हैं। जैसे चतुरानन, चतुर, आनंद, आनंद मतलब सर, चतुर मतलब चार, चार सर। ब्रह्मा जी, लंबोदर, लंबा उदर, दो सार्थक शब्द लेकिन अर्थ कोई अन्य दे रहे हों। गणेश जी, तो ये योग ऋण हो जाएंगे। नवयुवक यौगिक होगा और रोटी रूढ़ शब्द होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। खूंटी का बहुवचन शब्द है। देखिए, खूंटियां, खूंटियों, खूंटियां, खूंटिया। इसका सही उत्तर होगा खूंटियां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चाकू का बहुवचन शब्द है चाकुएं, चाकुओं, चाकुए, चाकू। चाकू स्वयं एक बहुवचन शब्द होता है। ठीक, चाकू, बहुत से चाकू रखे पड़े हैं, चाकुएं नहीं बोला जाता, चाकू, बहुत से चाकू रखे पड़े हैं। ठीक, चाकू। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अच्छा, इनकी पहचान कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए कोई शब्द है, इनके आगे क्रिया लगाइए और क्रिया अगर स्त्रीलिंग प्रतीत होती है तो शब्द स्त्रीलिंग होगा और क्रिया अगर पुल्लिंग प्रतीत होती है क्रिया तो शब्द पुल्लिंग होगा। जैसे वह विदेश जा रहा है, जा रहा है क्रिया लगाया हमने, ये हेल्पिंग वर्ब। जा रहा है विदेश, यहीं से स्पष्ट हो गया तो कि यह पुल्लिंग है। इसी तरह से पर्वत दिख रहे हैं, एक मोबाइल में, नगर, नगर आ गया है, नगर दिख रहा है। ठीक है, झील, झील दिख रही है, झील आ गई है। ठीक है, तो झील स्त्रीलिंग होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसको करके देखिए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? भाषा, माया, दया, आभार। भाषा बोली जाती है, माया दिखाई जा रही है या माया दिखाई दे रही है, दया की जाती है, आभार प्रकट किया जाता है, पुल्लिंग। ठीक, इस तरह से आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का आसानी से पता लगा सकते हैं। शब्दों को बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ये बात सत्य है। लिंग के कौशल पुल्लिंग है दया, वायु, प्रार्थना, नेत्र। दया की जाती है, वायु बह रही है, प्रार्थना की जा रही है, ये तीनों स्त्रीलिंग है। शेष बचता है नेत्र, नेत्र पुल्लिंग शब्द है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारतीय शब्द का बहुवचन है भारतीय, भारतीयों, भारतीयों, भारती। तो भारतीय शब्द का जो बहुवचन होता है भारतीयों, भारतीयों। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? जड़ता, उसके अंदर जड़ता आ गई है,
दया तो स्त्रीलिंग था। घटना, घटना घटित हो रही है। बुढ़ापा आ गया है, पुल्लिंग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन करिए, क्या होगा? ठठेरी, ठठेरिनी, ठठेरिन, ठठेरिनी। बताइए, इसका सही उत्तर होगा ठठेरिन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य को चुनिए। देखिए, संयुक्त वाक्य को पहचानने का क्या तरीका है? अगर किसी वाक्य में तथा, एवं, और, इसलिए, या, अथवा, इसके अलावा, तथा, एवं, और, इसलिए, या, अथवा, ठीक है। अगर ये शब्द आते हों, तथा, एवं, और, इसलिए, या, अथवा, बल्कि इत्यादि शब्द आते हों, तो वहां संयुक्त वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य का मतलब ये होता है कि जब दो वाक्यों को इनकी सहायता से जोड़ा जाता है तो वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। यदि समय पर कार्य पूरा करोगे तो प्रोत्साहन राशि पाओगे। पानी नहीं बरसेगा तो फसल बर्बाद हो जाएगी। उसने गलत कार्य करके अपयश कमाया। कार्य समाप्त करो और घर जाओ। तो लेकिन संयुक्त वाक्य कौन सा होगा? घ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में संयुक्त वाक्य को चुने। परिश्रम से सफलता प्राप्त कीजिए। वह बहुत थक गया है इसीलिए वह सो गया है। अच्छा, जब दो वाक्यों को जोड़ा जाता है, ये सभी वाक्य एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। जैसे वह सो गया है एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र वाक्य है, किसी वाक्य अदर वाक्य की जरूरत नहीं है उसकी। वह बहुत थक गया है, ये भी एक पूर्ण वाक्य है, कंप्लीट है, खुद में पूरा अर्थ दे रहा है। इसको इसीलिए से जोड़ा जा रहा है। मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूं, आप बताएं कि आपकी सफलता का राज क्या है। तो इसमें संयुक्त वाक्य होगा इसीलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की पहचान, अगर ऑप्शन में इस तरह के वाक्य दिए हों तो पहले तो आप ये ढूंढ लीजिए इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा है। इसमें और लगे, तथा लगे, एवं लगे, बल्कि लगे, इसीलिए लगे, या लगे, अथवा लगे, तो संयुक्त वाक्य हो गए। तो पहले तो हम यही ढूंढ कर अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। बल्कि, ये तो संयुक्त वाक्य हो गया, यानी मिश्र वाक्य कौन सा नहीं है? लेकिन मिश्र वाक्य की पहचान क्या होती है? यदि, तो, जब, तब, यहां, वहां। यदि मैं परिश्रम करता तो मैं सफल हो जाता। इनमें से एक प्रमुख वाक्य होता है और एक वाक्य उस पर निर्भर होता है, स्वतंत्र अर्थ नहीं रखता। ठीक है, कठिनाई आ जाए तो घबराना उचित नहीं है। जैसे अगर इसको हम ढक दें, कठिनाई आ जाए तो, क्या ये वाक्य स्वतंत्र है? क्या इसका कोई मतलब निकल रहा है? अब हम इसको हटाते हैं तो घबराना उचित नहीं है, अब इसका पूर्ण मतलब निकल रहा है। तो यह किस प्रकार का वाक्य होगा? मिश्रित वाक्य। यानी यह वाक्य इस पर आश्रित है, तो इसलिए यह मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जब मैं घर पहुंचा तब मैं उनसे मिला, ये एक मिश्र वाक्य है, तो संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो भारतीय होते हैं वो अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं।
जो भारतीय होते हैं वे अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। ये एक मिश्र वाक्य है। अगर इसको सरल वाक्य में बनाते हैं, सरल वाक्य कैसे बनाएंगे? भारतीय अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। ये सरल वाक्य है। भारतीय अपनी संस्कृति से जुड़े हैं, ये एक सरल वाक्य है। इस सरल वाक्य को अगर मिश्र वाक्य बनाना है, जो भारतीय होते हैं वे अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस तरह से आप सरल वाक्य और मिश्र वाक्यों में अंतर बता सकते हैं। ठीक है, निषिद्ध का विलोम शब्द है सिद्ध, विहित, अनिषिद्ध, अविहित। तो निषिद्ध के लिए विलोम शब्द है विहित। नेक्स्ट, ऋजु का विलोम शब्द है तक्र, वक्र, चक्र, सीधा। तो ऋजु का विलोम शब्द है वक्र। उन्मीलन शब्द का विलोम है, उन्मीलन शब्द का विलोम है निमीलन। निमीलन। इसके अलावा जो रोपण है इसका विलोम होता है उन्मूलन। उन्मूलन का विलोम होता है रोपण। ये उन्मीलन नहीं है, ये उन्मूलन है। उन्मूलन का विलोम होता है रोपण, उन्मीलन का विलोम होता है निमीलन। ठीक है, स्पृश्य का विलोम शब्द है, इसको ध्यान से देखिए। स्पृश्य का विलोम शब्द है अस्पृश्य, 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 अस्पृश्य। दंतव्य और तालव्य अस्पृश्य। ठीक है, नील गाय में कौन सा समास होता है? गाय की विशेषता जो नीली होती है, नील गाय, कर्मधारय समास। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सरासर में कौन सा समास है? सरासर बनता है सर, असर, यानी सर से पांव तक। यह अव्ययी भाव समास है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? अष्ट अंकों का प्रयोग हो रहा है, द्विगु समास। जलधि, जल को धारण करने वाला, जल को धारण करने वाला, कर्ता ने कर्म को, कारक, तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? ठीक, कृताकृत में कौन सा समास है? कृत, अकृत, किया, अनकिया। इसको बोलेंगे कृत या अकृत। दोनों विपरीत हैं, इसलिए कृत या अकृत द्वंद्व समास होगा। समास वाला जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो पढ़ा हुआ है, आप उसको जाकर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसमें थोड़ा सा डिटेल में बताया है हल्का सा। ठीक है, और अगर द्वंद्व समास उदाहरण में ना दिया हो, द्वंद्व समास अगर उदाहरण ना दिया हो तो आप कर्मधारय समास पर निशान लगाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है? धार्मिक का मूल शब्द है धर्म, एक, धार्मिक, एक प्रत्यय लगा है। संग्राम में उपसर्ग है, इसे बताइए। संग्राम में उपसर्ग है सन, स, सम, सम, सम। ठीक, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है?
जब भी आप प्रत्यय लगाएं तो प्रत्यय के जो पहले वाला जो शब्द होता है उसका एक सार्थक अर्थ होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे सावधानी लिख दिया, अब धानी का कोई अर्थ है, साव का कोई अर्थ है, कोई अर्थ नहीं निकला, ठीक है। तो सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, तो सावधान, ई, सावधानी, ठीक है। तो ई प्रत्यय लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ब उपसर्ग है, बदबू, बदहजमी, बदनाम, बदौलत। अब अगर बा को हटा दे तो दबू का कोई अर्थ है नहीं, बा को हटा दे दहजमी का कोई अर्थ है नहीं, दनाम का कोई अर्थ नहीं, बा को हटा दे तो दौलत का अर्थ है बदौलत। इसी तरह से एक और शब्द है इसमें बा उपसर्ग लगा है, बदस्तूर, बदस्तूर। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है, दुह, आत्मा, संस्कृत में दुह और हिंदी में दुर उपसर्ग है, तब बनेगा दुरात्मा। अगर, ठीक है, आगे बढ़ो। रा का विवरण है। पहली बात तो रा के बारे में समझ लीजिए, यह अंतस्थ व्यंजन का भाग है, या रा लावा, या एक वर्स्ट या दंतमूल वर्ण है। इसे लुंठित या प्रकंपी व्यंजन भी कहते हैं। सभी अंतस्थ व्यंजन सघोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं। जो रा है वह सघोष होगा, वो अल्प प्राण होगा, वत्स या दंतमूल होगा, लुंठित या प्रकंपी व्यंजन होगा, ठीक है। तब देखते हैं, वर्ष वर्ष सब में दिया है, यह है लुंठित, सघोष, अल्प प्राण व्यंजन, ठीक है। अगर ये श का विवरण पूछे तो श या ऊष्म व्यंजन होगा। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। स श श श और स अघोष होते हैं, ह सघोष होता है, ठीक है। इसके बारे में आप मेरा जो व्यंजन वाला वर्णमाला वाला जो वीडियो है आप उसको एक बार पूरा देख लीजिएगा, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। या का उच्चारण स्थान है य तालव्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर है, तो मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, पहले मूल लघु स्वर समझिए, आ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, ओ नहीं होता, ए नहीं होता, ऐ, ओ। तो लेकिन कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो ओ, औ है दीर्घ स्वर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है, जिसका उच्चारण दांत और होंठ से होता है, इसके बारे में वर्णमाला की वीडियो में बताया गया है। वाह, ठीक। वाक जाल का संधि विच्छेद है वाक जाल।
यशोदा का संधि विच्छेद होगा। यशोदा एक, फिलहाल तो ये एक विसर्ग संधि है। अगर पूछा जाए यशोदा में जो संधि लगेगी कौन सी लगेगी, विसर्ग संधि होगी। यशः धन्धा यशोदा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि, देखिए उज्ज्वल में, ये गलत लिखा है उज्ज्वल, उज्ज्वल ऐसे नहीं होता। उज्ज्वल दो आधे ज होते हैं, ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे उज्ज्वल, उज्ज्वल, ठीक है। इसमें एक्चुअली प्रयुक्त संधि है व्यंजन संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मणि, मणि युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म चुनिए। मणि माने बहुमूल्य पत्थर, और मणि मतलब होता है अभिमान। छत, छत युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म चुनिए। छत मतलब पाटन, पाटन, और क्षत मतलब होता है घायल, घायल। सकल, शकल क्या क्या अर्थ होता है? सकल, सकल चराचर में, संपूर्ण, सकल जगत में। सकल का अर्थ होता है संपूर्ण, शकल का अर्थ होता है टुकड़ा, इसी को अंश भी कहते हैं, संपूर्ण या अंश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेल, बैल शब्द युग्म के लिए उचित विकल्प है। बेल क्या है? फल। जो लता होती है अमर बेल, अमर बेल की लता होती है। और बैल जो होता है वो है जानवर। जो बुद्धिहीन होता है वो बोलते हैं बैल बुद्धि। बैल मतलब बुद्धिहीन नहीं होता, बैल बुद्धि मतलब होता है बुद्धिहीन। तो बैल मतलब जानवर, फल और जानवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीन बेर खाती सो तो तीन बेर खाती है। ये जो रचना है, एक सेकेंड, रचना है, एक सेकेंड, तीन बेर खाती सो तो तीन बेर खाती है, ये जो रचना है ये महाकवि भूषण जी की रचना है। शिवाजी, शिवाजी के भय से दुश्मन सेना के राजा जंगलों में दर दर भटके, और साथ में उनकी रानियां भी भटकी। कहा जा रहा है कि तीन बेर खाती सो तो तीन बेर खाती, मतलब जो कि महंगे महंगे पकवान तीन बार खाती थी दिन में, सो तो वो तो अब तीन बेर यानी दिन भर में तीन बेर खा रहे हैं गिनकर। ठीक है, तो तीन बेर और तीन बेर दोनों के मतलब अलग हैं, यमक अलग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। हनुमान जी की पूंछ में आग लगी ही नहीं पाई थी, आग लगी नहीं थी कि तब तक लंका सारी जल गई और सभी निशाचर भाग गए। यानी यहां पर अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, आग पूंछ में लगी ही नहीं कि ये सब कुछ चीजें
लंका जल गई, निशाचर भागे, ये अतिशयोक्ति तो है। ठीक, कनक कनक ते 100 गुनी माँ तकता अधिकाय, या पाए या खाए बौराए जब, वह पाए बौराए। एक कनक का मतलब स्वर्ण, एक कनक का मतलब धतूरा, जब एक ही शब्द के दो अलग अलग अर्थ हों, यमक अलंकार। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। क्या शुभम जी? पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। ये मैं इंगित की दूसरे कर रहा हूं। अगर पूत कपूत हो तो भी धन संचय करने से क्या लाभ, और पूत सपूत हो तो भी धन संचय करने से क्या लाभ। कपूत होगा तो पैसे वैसे ही पैसा उड़ा देगा सारा, और सपूत होगा तो पैसा वैसे ही खर्च होगा, लेकिन आप उस पर पैसा खर्च करेंगे तो कमा के उतना ही घर में दे देगा। ठीक है, तो खैर क्वेश्चन पे आते हैं, इसको पर्सनली नहीं लेना है। पंक्ति में अलंकार है लाटानुप्रास, वृत्तानुप्रास, अंत्यानुप्रास, छेकानुप्रास। जब शब्दों की, एक ही जैसे शब्दों की आवृत्ति हो, बार बार आवृत्ति हो, या एक वाक्य की आवृत्ति हो, तो वहां पर लाटानुप्रास होता है। वर्णों की आवृत्ति हो तो वृत्तानुप्रास होता है, और जहां अंत समान होते हैं वहां अंतानुप्रास होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो परवारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी कै हवै उर्वशी सुजान। कहते हैं, हे राधा, आप पे तो उर्वशी को भी वारी जाऊं। आपके सामने उर्वशी क्या है? उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा। और राधा जी के बारे में कहते हैं, तू मोहन की उर्वशी। यहां पर उर का मतलब, यहां का उर का मतलब क्या है? उर्वशी, जो कि अप्सरा है। तू मोहन की उर्वशी, उर का अर्थ होता है हृदय, बसी। तू मोहन की उर्वशी, राधा तो श्री कृष्ण जी के हृदय में बसी हैं। किस प्रकार से? जैसे स्वर्ग की अप्सरा बसी हो हृदय में। ठीक, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? प्राण, पौधा, पुस्तक, लड़का। प्राण पखेरु उड़ गए, क्रिया लगा दिया, उड़ गए, बहुवचन। ठीक है, क्रिया से पता लगाइए। पौधा लगा दिया, पुस्तक पढ़ लिया, लड़का आ गया। ठीक है, ये एक वचन है, और प्राण पखेरु उड़ गए ये बहुवचन है। ठीक, बारात का तत्सम रूप है वर यात्रा, वारात, वारात, वर यात्रा। बारात का तत्सम रूप है वर यात्रा। ठीक है, मक्खी का तत्सम रूप है मक्षिका, मच्छिका, माछी, मच्छी। मक्खी का तत्सम रूप होगा मक्षिका। ठीक, अखरोट का तत्सम रूप है अक्षोट, अक्षवाट, अक्षयवट, अक्षवट, अक्षोट। निम्न में तद्भव शब्द है उलूक, कूप, पुस्तक, ओझा। ओझा एक तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम रूप होता है वो होता है उपाध्याय। ओझा का तत्सम होता है उपाध्याय। ठीक है, गधा का तत्सम रूप है गद्रभ, गर्धभ, गदर्भ, गदहा, गर्दभ। ठीक, गधा देशज हो जाएगा। गांव में
बोलते हैं गदहा, उद्देश्य हो जाएगा। चिंतामणि किस लेखक की कृति है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। ठीक है, झूठा सच किसका उपन्यास है? बार बार एग्जाम में पूछता है, यशपाल जी का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तमस उपन्यास के लेखक हैं। भीष्म साहनी जी द्वारा लिखा गया तमस, इसकी मूवी भी आई है, 3 घंटे की आई थी, यूट्यूब में अपलोड होगी। भारत पाक विभाजन के संदर्भ में शायद ही मैंने इससे बढ़िया मूवी कोई देखी होगी आज तक अपनी पूरी जिंदगी में, इससे अच्छी मूवी नहीं देखी होगी। ये पूरी तरह से क्लास है इस मूवी का, और जितनी भी बार देखो इस मूवी को बार बार देखने का मन करता है। ये मेरी अपनी फेवरेट मूवी से एक रहा है, मूवीज में से तमस। तमस उपन्यास के लेखक हैं भीष्म साहनी जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? कविवर बिहारी लाल जी। मैला आंचल के लेखक कौन है? मैला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर रात रेणु जी। ठीक, चंदायन किसकी कृति है? मलिक मोहम्मद जैसी, शेख नबी, कुतुबन, मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद। भारत भारती के रचयिता हैं प्रेमचंद, सुमित्रानंदन पंत, निराला, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। वैशाली की नगर वधू किसका उपन्यास है? भगवती चरण शर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, प्रेमचंद, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी। ठीक, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, साधुओं की संगति छोड़ देना। एक सेकंड, भक्ति कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य करने लग जाना, गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी किसी कार्य को करने आए थे लेकिन कोई अन्य कार्य करने लगे, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य करने में लग जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, गूलर का फूल होना। जो गूलर का फूल है वो रात को खिलता है। गूलर का फूल जो है रात को खिलता है, इसलिए कभी बोलते हैं कि गूलर फूल रात को खिलता है, अक्सर हम देख नहीं पाते, इसलिए दुर्लभ होता है। तो गूलर का फूल होना, दुर्लभ होना। ठीक, कुछ प्रश्न और शेष रह गए हैं। सब्ज बाग दिखाना, साग सब्जी पैदा करना, भयभीत करना, प्रलोभन देना, बाग में घुसना। सब्ज बाग दिखाना मुहावरा का अर्थ है प्रलोभन देना। बाग दिखाना, सब दिखाना, प्रलोभन देना। चिकना घड़ा होना, मान लीजिए ये कोई घड़ा है तो चिकना है, इस पर आप पानी डालिएगा तो पानी बहकर गिर जाएगी, कोई असर पड़ेगा नहीं। उसी तरह से जो निर्लज्ज व्यक्ति होता है, जिसमें शर्म नहीं होती है, उसको आप कितना भी समझा लीजिए उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो चिकना घड़ा होना मतलब निर्लज्ज होना। ठीक, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का उचित अर्थ है विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, स्वयं ही सारे कार्य करना पड़ता है। सोचिए क्या आंसर होना चाहिए इसका।
अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, यानी प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। जहां पर भी मन, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु शब्द आ जाए और पूछे कि वह कौन सा अलंकार है, तो जान जाइए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ था? देखिए, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था। छठवां विश्व हिंदी सम्मेलन लंदन, नागपुर ये भारत में है, लंदन यूके। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल में हुआ था। पोर्ट लुई जो कि मॉरिशस में है, यहां पर दूसरा, चौथा और 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। छठवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ था? लंदन, ठीक। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 14 सितंबर, 10 फरवरी, 2 अक्टूबर। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर पर गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी की। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित हुआ और जो इसकी थीम रखी गई थी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। कृत्रिम मेधा मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक। कृत्रिम मेधा मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है, फूले कांस सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। जब कांस का फूल उगता है तो वर्षा ऋतु की समाप्ति हो जाती है, बूढ़ी हो जाते हैं, बादल बूढ़े हो जाते हैं। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? देखिए यहां पर जनु का प्रयोग हुआ है। जनु, जानो, जनहु, मनु, मानो, मनहु, इन शब्दों का जहां प्रयोग हो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक। जो जो बड़े श्याम रंग त्यों तो उज्जवल होए। जैसे जैसे श्याम रंग बढ़ता है तैसे तैसे उजाला होता जाता है। एक तो श्याम रंग है भगवान कृष्ण की भक्ति, और इसका एक दूसरा अर्थ है श्याम रंग यानी सांवला, सांवला रंग। जैसे जैसे सांवला रंग बढ़ रहा है तैसे तैसे उजाला हो रहा है। ये दोनों विपरीत बातें नहीं लग रही, विरोधाभास, तो विरोधाभास, ठीक। शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए। शशि मुख, शशि रूपी मुख, शशि मतलब चंद्रमा, चंद्रमा रूपी मुख। चंद्रमा रूपी मुख पर घूंघट डाले, ऐसा लग रहा है जैसे आंचल के अंदर दीप, दिया छिपाया गया हो, ठीक है। तो यहां पर शशि
मुख पर शशि का उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप है, तो जहां भेद रहित आरोप होता है वहां पर रूपक अलंकार। ऐसे ही जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, कमल रूपी चरण या चरण ही कमल है, ठीक है, तो यहां पर भी रूपक अलंकार होता है। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनोह नीलमणि सैन पर आतप पर्यो प्रभात। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? नहीं, इनमें कोई अलंकार नहीं है, इसमें उत्प्रेक्षा होगा। क्यों? मनो, मन मानो मनो, जन जानो जनो, जहां पर होता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक। अब देखिए गद्यांश को हल करते समय सबसे ज्यादा सावधानी क्या रखनी चाहिए। पहली बात तो अब ये देखिए, अगर गद्यांश के प्रश्न में ये दिया हो कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको गद्यांश को पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर शीर्षक से जुड़े शब्द नहीं देखते हैं तो आप प्रश्नों के की पॉइंट्स चुनिए, उन शब्दों को खोजिए, पूरे गद्यांश को मत पढ़िए, शब्दों को खोजिए और की पॉइंट्स के आधार पर प्रश्नों को आप तेजी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं करने जा रहा हूं आपके सामने। जैसे एक गद्यांश है, सभ्यता या संस्कृतियां जीवंत होती हैं। उदाहरण स्वरूप हड़प्पा सभ्यता के पतन की एक नहीं बल्कि बहुत सी संभावनाएं हो सकती हैं, जैसे कि जल स्रोतों की कमी और सूखे की स्थिति का होना, जिसने लंबी अवधि में इस सभ्यता को नष्ट कर दिया हो, जिसके फलस्वरूप मिस्र, फारस, मेसोपोटामिया जैसी सभ्यता के साथ व्यापार के दरवाजे सदा के लिए बंद हो गए हों। व्यापार पतन उन प्रतीकों के विलुप्ति के साक्षी हों जो कभी मोहरों के रूप में प्रयोग में लाए जाते होंगे। बाह्य विद्रोह की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता, जिसने इस सभ्यता की नींव हिला दी हो, और यह भी संभव है कि आंतरिक विद्रोह हुए होंगे। ऐसे में गंगा घाटी क्षेत्रों में प्रव्रजन का विकल्प ही शेष रहा हो, किंतु नवीन जीवन पद्धतियों की उपादेयता अवश्य ही बड़ी होगी। यह तो निश्चित है कि सभ्यता या संस्कृतियां सिर्फ और सिर्फ अपने स्वरूप बदलती हैं, लुप्त नहीं होती। वे भाषा बदलती हैं, स्थान बदलती हैं, नए रंग रूप को अपनाती हैं, लेकिन नए लक्षणों को समाहित करती हैं, नए ढंग का समावेशन करती हैं। गद्यांश बस यही कह रहा है, जो सभ्यता या संस्कृतियां होती हैं उनके लक्षण कभी समाप्त नहीं होते हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप देखिए, चाहे वह बाह्य आक्रमण से संस्कृति का विनाश हो गया हो, सभ्यता का विनाश हो गया हो, चाहे आंतरिक विद्रोह के कारण, या फिर सूखा पड़ गया हो, नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया हो, या फिर जलवायु कारक के कारण नदियों के जो स्रोत थे वो सूख गए हों, चाहे कारण कोई भी हो, लेकिन वहां मानव तो बसते ही होंगे ना। तो ये जब प्रोसेस हो रहा होगा, नदियां जब सूख रही होंगी या फिर जब आक्रमण हो रहा होगा, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस स्थान से दूसरे स्थान की ओर चले गए होंगे, और जब वो अपने साथ जा रहे हैं तो अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को भी तो लेकर जा रहे हैं। कल्चर को छोड़ के नहीं जा रहे हैं। कल्चर इंसानों से बनता है, सामानों से नहीं। कल्चर को लेकर जा रहे हैं अपने साथ, और जहां जाएंगे वहां नवीन संस्कृतियां मिलेंगी, नए लोग मिलेंगे, नए विचार मिलेंगे। ये नए विचार, नई संस्कृतियों से मेल होगा, एक नई तरह की सभ्यता संस्कृति का उदय होगा, लेकिन उस पुरानी संस्कृति के गुण विद्यमान होंगे, वो विलुप्त नहीं होंगे। ये यही कह रहा है, लुप्त नहीं होती, वो स्थान बदलती है, भाषा बदलती है, नए रंग रूप को अपनाती है, नए लक्षणों को समावित करती है, नए ढंग का समावेशन करती है। ठीक है, अब आते से क्वेश्चंस देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा सभ्यता या संस्कृतियों का पतन, सभ्यता या संस्कृतियों का स्वरूप, हड़प्पा सभ्यता का पतन, या सभ्यता या संस्कृतियों की जीवंतता। तो सभ्यता या संस्कृतियां जीवंत होती हैं, और लास्ट में यह दिया है कि वह
अपने नए स्वरूप को अपनाती है, लक्षणों को समाहित करती है या जीवंतता की ओर इशारा कर रहा है, ना कि संस्कृतियों के स्वरूप या उनके पतन पर इशारा कर रहा है, तो इसका उपयुक्त शीर्षक होगा सभ्यता या संस्कृतियों की जीवंतता। ठीक है। दूसरा है हड़प्पा सभ्यता के पतन के संबंध में सही है। सूखा, बाह्य आक्रमण, आंतरिक आक्रमण, इन तीनों ही विकल्प, ये जो तीनों विकल्प दिए गए हैं गद्यांश में, इन तीनों ही शब्दों का उल्लेख है। ठीक है। यदि इन तीनों शब्दों में किसी भी एक शब्द का उल्लेख ना होता, तो अगर आपको मालूम है हड़प्पा सभ्यता के पतन की ये कारक होंगे भी, तो भी आपको ये निशान नहीं लगाना है, क्योंकि गद्यांश को हमें सॉल्व करते समय सबसे ज्यादा ध्यान ये रखना है कि गद्यांश सर्वथा सही होते हैं, उसमें लिखी गई बातें गलत नहीं हो सकती हैं, और अन्य बातें जो आप जानते हैं सही होती भी हैं वो एक्चुअल में गलत होंगी, क्योंकि गद्यांश में जो लिखा है वही सही। ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के संबंध में सही है सूखा, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, इनमें से सभी, चूंकि इन सभी का प्रयोग गद्यांश में किया गया तो ये सभी। ठीक है। उचित कथन चुनिए। संस्कृतियां अपने स्वरूप को बदलकर लुप्त हो जाती हैं। संस्कृतियां ना तो स्वरूप बदलती हैं ना ही लुप्त होती हैं। संस्कृतियां अपने स्वरूप को बदलती हैं किंतु लुप्त नहीं होती, इनमें से कोई नहीं। संस्कृतियों की जीवंतता से संबंधित ये गद्यांश है ना। संस्कृतियां अपने स्वरूप को बदलती हैं, ये बात सही है, किंतु लुप्त नहीं होती, ऐसा गद्यांश कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक। आगे, प्रव्रजन का विकल्प केवल शेष रहा तराई क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, गंगाटी क्षेत्रों में। आइए गद्यांश में देखते हैं कि प्रव्रजन संबंधी जो बातें की गई हैं गद्यांश में, यह भी संभव हो कि आंतरिक विद्रोह हुए होंगे, ऐसे में गंगा घाटी क्षेत्रों में प्रव्रजन का विकल्प ही शेष रहा हो। और किसी क्षेत्र का यहां उल्लेख किया गया है नहीं, तो यहां का जो आंसर होगा वो होगा गंगा घाटी क्षेत्रों में। ठीक है। आगे, व्यापार में पतन के फलस्वरूप किस प्रकार के प्रतीक विलुप्त हुए। हमको मालूम है सिंधु घाटी सभ्यता में जो है कांसे की मूर्तियां थी, वहां पर लिपियां भी पाई गई जो पढ़ी नहीं थी, मोहरें भी थी। ऐसे तो अगर हम अपने ज्ञान के आधार पर देखें तो ये चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं, ये सभी होना चाहिए, लेकिन नहीं, हम गद्यांश सॉल्व कर रहे हैं और गद्यांश को हल करते समय सही वही है जो कि गद्यांश में लिखा है। ठीक। व्यापार में पतन उन प्रतीकों के विलुप्ति के साक्षी हों जो कभी मोहरों के रूप में प्रयोग में लाए जाते होंगे। मोहरों के अलावा किसी अन्य प्रतीक का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए उत्तर क्या होगा, व्यापार में पतन के फलस्वरूप किस प्रकार के प्रतीक विलुप्त हुए, मोहरे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गद्यांश को इसी प्रकार से सॉल्व करिएगा। तो मुझे समझाना पड़ा इसलिए इसमें टाइम लगा। आपको प्रश्न पढ़कर ही जो उसके की पॉइंट्स हैं उसको पहचानना होगा और उसके बाद आंसर लगा देना होगा। ठीक है। निम्न में तद्भव शब्द हैं पंख, लज्जा, शिला, पृष्ठ। पंख का जो तत्सम होगा वो होगा पक्ष, इसलिए पंख तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, करपट का तद्भव है। करपट का तद्भव है करपट, कपड़ा, कपट, क्रपट, कपड़ा। करपट का जो तद्भव है कपड़ा है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। कुसुम, भूषिका, नेह, वंश। नेह का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है स्नेह। नेह एक तद्भव शब्द है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है नेह, बाकी सभी तत्सम शब्द हैं। कैवर्त का तद्भव शब्द है कैवर्त, नाविक, केवरट, मल्लाह, केवट। तो कैवर्त का जो तद्भव शब्द है वो होगा केवट। ठीक।
रसोइया में कौन सा प्रत्यय है? देखिए जो घर में बोलते हैं रसोइया, वो रसोई है, रसोइया नहीं है। रसोइया तो वो होता है जो खाना बनाता है, रसोई। तो रसोई प्लस इया प्रत्यय लगा, रसोइया। ठीक। और ये आखिरी प्रश्न है, हुलास का तत्सम रूप है हुल्लास, उल्लास, उल्लास या हास, उल्लास। ठीक। तो इस प्रकार से लगभग 150 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए। इसी तरह के आप क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए। इस वीडियो को आप बार बार देखिए, प्रश्नों को प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरह के प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ठीक है, ठीक है। आपसे फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।